स्टूडेंट्स, लेक्चर की एक नई सीरीज आपके सामने पेश है। क्लास 11 यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यह चैप्टर पिछले कक्षा से जुड़ी हुई है, यानी कि 9वां 10वां में जो आप पढ़े होंगे उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि परिभाषा। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। किसी भी मैटर को या किसी भी मैटर के बारे में आप कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर या उसमें होने वाली चेंजेस, परिवर्तन के बारे में आप पढ़ते हैं। परिवर्तन या तो फिजिकल चेंज हो सकते हैं या केमिकल चेंज हो सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री is defined as that branch of science deals with the study of composition, structure and properties of matter and changes with the matter undergoes under different conditions and law which govern these changes। यानी रसायन विज्ञान को विज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है जो रचना, संरचना और पदार्थ के गुणों और उन परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित है जो विभिन्न परिस्थितियों और कानूनों के तहत आते हैं, जो इन परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो आइए उस मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उस पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ या मैटर या द्रव्य वो होता क्या है। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेस मास। यानी कि मैटर दो चीज से हम लोग देखते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, यानी कि उसका कोई वजन होता है, तथा जो स्थान घेरता है यानी कि जगह वो लेता है, तो उसे हम लोग द्रव कहलाता है या द्रव कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या द्रव का वर्गीकरण। आइए द्रव का वर्गीकरण कैसे करेंगे। पहले भौतिक गुणधर्म के हिसाब से कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर करते हैं मैटर का तो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस मिलता है, यानी कि ठोस, तरल और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक गुणधर्म से हिसाब से दो चीज आती है, एक आती है मिक्सचर यानी कि मिश्रण, और एक होता है प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। मिश्रण यानी कि मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी या सजातीय मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी या विजातीय मिश्रण। छोटा सा एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा। उदाहरण यह है कि जैसे कि आप नमक और पानी को अगर आप ग्लास में घोल देते हैं तो आपको कोई भी बाउंड्री यानी कि आपको नजर नहीं आता है कि हाँ आप बोल सके कि हाँ ग्लास में इतना पानी है और इतना नमक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, यानी कि एक बाउंड्री या एक फेज आप नहीं बता सकते हैं पानी और नमक में के घोल में कि नमक कहाँ है, पानी कहाँ है। तो वैसे घोल जिसमें बाउंड्री आपको नजर नहीं आए तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी या सजातीय मिश्रण। अब जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि बालू और पानी को मिला दीजिए, बालू और पानी को मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि बालू नीचे बैठ गया है और पानी ऊपर है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए बाबू आप बताइए कि बाउंड्री इसका कहाँ है, यानी कि आप यहाँ पर ऐसे करके खींच दीजिएगा, बोलिएगा इस बाउंड्री के नीचे जो है आपका बालू नजर आ रहा है, ऊपर आपको पानी नजर आ रहा है। यानी कि आप क्लियर आप बता सकते हो कि हाँ कि यहाँ पर बालू है, यहाँ पर पानी है। यानी कि आप उसको बता सकते हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वैसे चीज को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी या विजातीय। तो आपको दिखता है आंख से कि हाँ ये विजातीय है, तो वैसे एग्जाम्पल्स को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आता है आपका प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यानी कि तत्व और यौगिक। उससे पहले ठोस, लिक्विड और गैस यानी कि ठोस, तरल और गैस के बारे में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस से कि वो क्या क्या डिफरेंट रहता है उसमें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि गुण के बारे में देखते हैं कि डेफिनिट शेप, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो डेफिनिट शेप किसमें होता है, यानी कि आपका जो निश्चित आकार होगा, निश्चित आकार आपका सिर्फ ठोस में होता है, लिक्विड और गैस का निश्चित आकार नहीं होता है। अब आते हैं आपका स्पेसिफिक आयतन यानी कि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम।
आयतन के बारे में अगर बात करें तो सॉलिड जो होता है यानी कि ठोस का जो आयतन होता है वो स्पेसिफिक होता है, और लिक्विड का भी स्पेसिफिक होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, और गैस का लेकिन नहीं होता है। छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिएगा, कोई भी सॉलिड है यानी कि आप आइस का क्यूब ले लीजिए, तो वो देखिएगा उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है कि हाँ इतना ही होगा। और गैस का यानी कि पानी आप ले लेते हैं ग्लास में, तो आप जानते हैं कि ग्लास में उतना ही जितना वॉल्यूम गिलास का रहेगा, यानी जितना पानी हम लोग डाल रहे हैं गिलास का जितना भी लंबाई चौड़ाई वगैरह रहेगा, तो उतना वो वॉल्यूम यानी कि उतना आयतन वो घेर लेता है, यानी कि वो भी एक स्पेसिफिक है, जिसमें रख देंगे उसका वो शेप ले लेगा, तो वो इस स्पेसिफिक वॉल्यूम दर्शाता है। लेकिन गैस क्या, खाली गिलास कहीं पर भी आपका गैस रहता है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है आपका IMFOA, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इस फिगर में आप देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स है जो आपको गोला बना हुआ है यानी कि मॉलिक्यूल्स को दर्शाता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि वो क्लोजली पैक्ड है ना। क्लोजली पैक्ड का मतलब हुआ कि आपको दो गोला के बीच में आपको अंतर नहीं नजर आ रहा है। लेकिन लिक्विड में आप देखिएगा, द्रव में देखिएगा कि थोड़ा सा गैप आ जा रहा है आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में, और गैस में देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप आपको नजर आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि वो क्लोजली पैक्ड है, ये लूजली पैक्ड है, ये वेरी लूजली पैक्ड है। तो पैकिंग से समझ में आ गया। तो अब इससे समझते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में। सॉलिड में आप देख रहे हैं जो जितना क्लोज है उसका जो मोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा अधिक है, लिक्विड में थोड़ा सा कम है, और आपका गैस में बहुत ही ज्यादा कम आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इसी कारण से अगर आपसे पूछता है इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा होगा, तो सॉलिड में, किस में थोड़ा सा कम होगा, लिक्विड में, बहुत कम गैस में। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में पूछता है तो यही आपका हो जाएगा कि जो जितना ज्यादा पैक रहेगा उसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या रहेगा मॉलिक्यूलर के बीच में, सबसे कम रहेगी, और गैस में सबसे ज्यादा रहेगी। आइए ऊपर देखते हैं और क्या पॉइंट था। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में आपका ज्यादा, लिक्विड में सॉलिड से कम, और गैस में लिक्विड से भी कम। तो ये कंपेयर करके आप जवाब देते हैं। पैकिंग तो आपको मैं समझा दिया। उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आइस, वाटर और स्टीम से। आइस का आप देख सकते हैं पैकिंग कुछ इस प्रकार से होता है, वाटर का देख लीजिए थोड़ा सा दूर हो गया, और स्टीम का बहुत ज़्यादा दूर हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका डायग्राम भी बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी यानी कि घनत्व। आप तो अपने से बता सकते हैं कि सॉलिड का जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा। तो लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से कम होगा, और गैस में क्या होगा, वो सबसे लिस्ट होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए नेक्स्ट एक सवाल आता है कि हम लोग ने जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किया मैटर का वो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस किया, तो क्या यह ऐसा हो सकता है, डू यू नो हाउ मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट? क्या आप जानते हैं मैटर का और कोई फॉर्म हो सकता है? तो कुछ अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ मैटर है, आपने पहले पढ़ा होगा कुछ न्यूनतम कक्षा में, और थोड़ा सा ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ कि और कौन कौन सा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो सकता है। पहला है प्लाज्मा स्टेट, दूसरा है BAC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद तीसरा है फर्मियोनिक कंडेंसेट, चौथा है क्वार्क कंडेंसेट, और पांचवा है कोलाइडल स्टेट। तो इस तरह का आप स्टेट ऑफ मैटर और भी हो सकता है। तो ये तो आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपने नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एलिमेंट्स यानी कि तत्व का है क्या है। तो एलिमेंट्स आपने देखा कि ये प्योर सब्सटेंस से संबंधित है, तो आइए देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। तो एलिमेंट्स या तत्व, एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस with definite physical and chemical properties and which can neither be broken into nor built from a simpler substance by any chemical or physical method। तो एक तत्व को आमतौर पर निश्चित भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ शुद्ध पदार्थ के सबसे सरल रूप में
परिभाषित किया जाता है और जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों से ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। एक तत्व में केवल एक प्रकार के कण होते हैं, ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। तो कहने की बात है एलिमेंट या तत्व जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है, जिसको इतना प्योर है कि ना तो आप उसको बना सकते हैं ना उसको आप तोड़कर अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि तोड़िएगा तो उसको एक ही चीज मिलेगा। जैसे मैग्नेट को आप तोड़ते हैं तो दोनों पार्ट का मैग्नेट ही रहता है, तो उसी प्रकार से एलिमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार्बन यहाँ लिए है ना, कार्बन है, उसको आप तोड़ दीजिए तो आपको कार्बन ही मिलेगा, है ना। कुछ भी कर दीजिए आप इसको तो कार्बन ही रहेगा। या आप इसको जोड़कर कोई अलग कोई तत्व को जोड़कर आप कार्बन फिर नहीं बना सकते, है ना। यौगिक से तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन तत्व को तोड़कर या तत्व से जोड़कर आप एलिमेंट्स या तत्व नहीं बना सकते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या हुआ, सबसे पहले याद रखना है कि ये प्योर सब्सटेंस है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, और भी ज्यादा सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखते हैं एलिमेंट्स कैसा कैसा हम लोग देखते हैं। तो आप घर पे देखे होंगे पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल आप पढ़े भी हैं 10 में 9 में। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है और नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स होता है। तो टाइप ऑफ एलिमेंट तत्व के प्रकार इसी तरह से है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा संख्या में आपको मेटल नजर आते हैं। तो जो भी आप आसपास में आप देख रहे हो उसका नाम आप लिख सकते हैं। ज्यादातर आपका जो मेटल होगा वो अम से उसका नाम एंड होता है, यानी कि UM अम जो लिखा हुआ है, सोडियम, एल्युमिनियम, क्यूपरम, अर्जेंटम, इस तरीके से मैग्नीशियम, फेरम, इस तरीके से। तो सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, इस तरह का जो धातु है वो आपका मेटल का एग्जाम्पल हो जाता है। नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसका थोड़ा सा आपको ट्रिक में बता देता हूँ याद करने के लिए। अब बात आते हैं आपका उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स के बारे में। मेटेलॉइड्स होता है आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस तरीके से आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में सीढ़ी नुमा आकार बोरोन से लेकर सिलिकॉन, जर्मेनियम को लेते हुए बना हुआ रहेगा। तो वो जो सीढ़ी बना हुआ है तो वो आपका नॉन यानी कि वो आपका मेटेलॉइड्स या उपधातु होता है। तो अब देखते हैं हम लोग जो आपको मैंने बताया कि नॉन मेटल्स का ट्रिक क्या है। तो नॉन मेटल्स का ट्रिक क्या है आप याद रखिएगा, हैलोजन सीरीज ग्रुप नंबर 17 जो होता है उसका आप सीरियल ऑर्डर पे याद रख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस तरीके से, है ना। तो अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 18 यानी कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, है ना, इस तरीके से। तो हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ऑर्डर एक सांस में आपको याद रहेगा। तो ग्रुप 17 हो गया, 18 हो गया। और बीच बीच में आप क्या याद रख सकते हैं, बीच में आप चनॉप्स याद रखेंगे। बीच में आप क्या याद रखोगे, बीच में चनॉप्स याद रखिएगा। चनॉप्स क्या होता है, CH, NOPS, चनॉप्स। चनॉप्स क्या हो गया, चनॉप्स मतलब C का मतलब हो गया कार्बन, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, P मतलब फास्फोरस और S मतलब सल्फर। तो चनॉप्स से याद रखिएगा कि ये आपका नॉन मेटल्स होता है। बाकी तो ग्रुप वाइज आप हाइड्रोजन और इनर्ट गैस का तो आप याद कर ही लिए हो। तो इतना ही आपका क्या होता है नॉन मेटल्स, बाकी सब क्या है आपका मेटल्स। और जो आपका नॉन मेटल्स मेटेलॉइड्स हो गया है वो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते, नेक्स्ट पेज, कंपाउंड्स यानी कि यौगिक क्या होता है। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम, यानी कि एक या एक से बेसी तत्व या परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ को हम लोग कंपाउंड्स यानी कि यौगिक कहते हैं। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल वाटर, पानी आप देखिएगा यानी कि H2O। तो पानी में क्या होता है, दो आपका हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है ऑक्सीजन, 2:1 रेशियो में आपका रहता है। अगर इसका मोलिकुलर वेट से आप देखिएगा तो ये 2 और 16 हो जाता है ना, यानी कि 1:8। ये पानी आप कहीं का भी लीजिएगा यानी कि जल कहीं का भी लीजिएगा तो आपको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट का रेशियो रहेगा वो 1:8 का ही आपको मिलेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि वाटर एक एग्जाम्पल हो गया है आपका कंपाउंड का। और भी आप देख सकते हैं कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 एमोनिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। इस तरीके से आपका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है कंपाउंड का।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि परमाणु यानी कि एटम क्या होता है। An atom is the smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence। यानी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा होता है कि वो आप बोल सकते हैं कि वो आपका इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जैसे कि एग्जांपल एटम ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कैन एग्जिस्ट फ्रीली। यानी कि ये सब आप आयरन, कॉपर, सिल्वर यानी सोना, चांदी, ये सब आप फ्री एग्जिस्ट आप देखे हो, है ना। वेयर एज एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो हाइड्रोजन एटम आपको फ्रीली एग्जिस्ट नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा लेकिन वो एटम नहीं है ना। तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलता है लेकिन हाइड्रोजन एटम आपको फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। हिंदी में देखते हैं, एक परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम हो सकता है या नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए लोहे, तांबे के परमाणु, चांदी, सोना स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के परमाणु स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हो सकते। ये हो गया आपका एटम यानी कि परमाणु। नेक्स्ट देखते हैं आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली बट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? वो भी एक स्मॉल पार्टिकल होता है यानी कि छोटा से छोटा पार्टिकल, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सबसे छोटा तत्व या कंपाउंड का, यानी कि तत्व या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो आपका फ्रीली एग्जिस्ट करता है लेकिन आपका रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। हिंदी में देखते हैं, अणु एक तत्व या एक यौगिक का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, वो अकेला फ्रीली एग्जिस्ट करता है ना। तो अब डायटोमिक, O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि O3। तो ये सब तो आप बोलिएगा कि सोडियम, ऑक्सीजन ये सब तो रिएक्शन करता है सर, लेकिन बात है कि इसका छोटा से सबसे छोटा पार्टिकल सोडियम का सोडियम ही रहता है, तो वो मॉलिक्यूल्स आपका कहते हैं उसे, है ना। सोडियम एटम, जैसे कि सोडियम एटम लिखा हुआ है, तो सोडियम मेटल अगर आप लेते हो तो सोडियम मेटल का सबसे छोटा जो अंश होगा उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर दिया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा? जैसे कि HCl हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, ये सब जो एग्जांपल हो गया आपका कंपाउंड्स के एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब एक नया शब्द आया है एटोमिसिटी, इससे सवाल आपका पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया हूँ तो उसमें जो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं तो एटोमिसिटी या परमाणविकता, इससे सवाल आपका आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपका, अगर आप ध्यान दोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि मैंने 20 तक एटॉमिक नंबर या एलिमेंट्स आपका लिख रखा है सीरियल ऑर्डर में, और जिंक तक यानी कि 30 तक भी यह काम करता है, ठीक है। तो एटोमिसिटी या परमाणविकता ये क्या होता है ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस जो है H2 ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन गैस N2 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन गैस O2 एग्जिस्ट करता है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं ये तीनों क्या है? डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणु है। तो द्विपरमाणु का मतलब हुआ तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम, ठीक है, कुछ मेटल्स का नाम लिख लेते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका सोडियम Na है ना, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैग्नीशियम। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कोई भी हम लोग 2 या 3 नहीं लगाया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? मोनोएटॉमिक हो गया। तो इसकी परमाणविकता या एटोमिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो वही बात है कि किसकी एटोमिसिटी कितनी है तो वो कैसे याद रखें या उसका ट्रिक क्या है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो आपको जितना एक वाला है उसको तो याद ही नहीं करना है, हम आपको 2, 3 या 4 जो भी आपका 1 से लेकर 30 तक आपका एटॉमिक नंबर है उसको वहां तक हम आपको बता देते हैं, बाकी जितना बच गया वो सबका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप फोन लगाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोन, FON, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बना सकता है, किस किस तत्व के साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं HFON, तो सभी का जो परमाणविकता है यानी एटोमिसिटी है वो क्या होगी? 2 होगी। एक फ्लोरीन के साथ एक और इसका भाई आता है क्लोरीन, है ना,
इसी का ग्रुप का होता है, तो इसका भी क्या होता है 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने जितने भी यहाँ पर लिस्ट लिखे हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, सभी का जो एटॉमिसिटी क्या है 2, यानी कि परमाणविकता 2 है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका फास्फोरस। ये इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस का जो परमाणविकता होती है वो 4 होती है। ठीक है, आप क्लास 12 में ग्रुप 15 में आप यहाँ पढ़िएगा। ठीक है, क्लास 12 में। एक सल्फर होता है, सल्फर का जो परमाणविकता यहाँ होगा वो 8 होगा। तो ये 3 बात याद रखिएगा। 2 किसका होता है, 4 किसका होता है, 8 किसका होता है। ठीक है, अगर आप 3 की बात करते हैं तो 3 आप देखिएगा O3, ओजोन आप पढ़े होंगे, है ना, तो इसके 3 होती है। ये तो नहीं पूछा जाता है, फास्फोरस और सल्फर का ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ लिस्ट में आप देख लीजिए कि किसका किसका क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का 2 होता है, फ्लोरीन का 2 होता है ना, फास्फोरस का 4 होता है, सल्फर का 8 होता है, क्लोरीन का 2 होता है, बाकी सबका 1 होता है। जिंक तक एटॉमिसिटी क्या होगा, 1 ही होगा। जिंक तक मतलब स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो सभी का आपका क्या होगा एटॉमिसिटी, जिंक तक का 1 ही होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपकी पसंद आई होगी। धन्यवाद।